सबसे बड़ा दुख है रोग का। आदमी को बिजनेस में लॉस हो जाए तो प्रॉफिट होने से वो कवर हो जाता है। परिवार में थोड़ी अनबन हो जाए, खटपट हो जाए, मनमुटाव हो जाए तो वो समझदारी से उसको ठीक कर लिया जाता है। जमीन कम है तो बढ़ाई जा सकती है। जिंदगी में जितनी भी हानियां हैं उनकी भरपाई हो जाती है, लेकिन ये जो स्वास्थ्य की हानि है ये बहुत खतरनाक होती है। और कुछ बीमारियां तो मौत जैसी दिखती हैं, जैसे कैंसर। और जो बाकी भी बीमारियां हैं उनके बारे में मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो यह है कि आप इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और ताउम्र आपको दवा के साथ जीना पड़ेगा और आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर नहीं कर सकते। जैसे आपको एक बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, आपको एक बार ओबेसिटी हो गई, आपको एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आपको बीपी, शुगर, थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जिंदगी भर उस रोग के साथ जीना है आपको। बस आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोल दिया जाता है ये मेंटेन डिजीज है, आप उसको क्योर नहीं कर सकते, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए दवाइयों को भी बोला जाता है पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन्स, बीपी मैनेजमेंट के लिए, शुगर मैनेजमेंट के लिए, थायराइड के मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट चल रहा है सब जगह। आज हम योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपनी एक एक बीमारी को कैसे ठीक करें इसके ऊपर आप के सामने हम कुछ तथ्य रखेंगे। बीपी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। बीपी की दवा खा रहे हैं, अब एलोपैथी की बात कर रहा हूं थोड़ी सी। बीपी की दवा खाते खाते हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज, ये सब चीजें हो रही हैं। तो आप प्राणायाम करेंगे ना और ये प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे तो ये बीपी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनसे आप मुक्त रहेंगे। कभी जिंदगी में किडनी खराब नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा। ये खास बात है। ये एलोपैथी के साथ थोड़ी तुलनात्मक बात बताई। अब आ जाते हैं शुगर के ऊपर। शुगर आप में से कितने लोगों को है? हाथ हिलाइए तो। ये तो सब मीठे मीठे हैं। और बीपी वाले कितने हैं? क्योंकि बीपी, शुगर, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल ये आपस में मेल जोल भी इनका बड़ा अच्छा है, कुनबा है पूरा। हाथ हिलाओ जरा। जो जिनका बीपी ठीक हो चुका है वो काफी है, इसलिए बीपी में थोड़े हाथ कम उठे, शुगर में तो खूब है। तो शुगर के लिए क्या करें? शुगर होती क्यों है? शुगर का मुख्य कारण क्या है? पेनक्रियास के बीटा सेल्स का डीजनरेट होना, फिर बॉडी के सेल्स का वीक होना। बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं तो उसके पास से जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन गुजरता है तो उसका मुंह नहीं खुलता। मुंह खुल जाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन और जो है ग्लूकोज जाएगा और वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो एक तो बीमारी ये पेनक्रियाज की है, एक बीमारी आपकी जो इंटरनल जो आपके सेल हैं वो फ्यूज हो रहे हैं, वो कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए आपको शुगर की बीमारी हो रही है। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनना कम हो गया, वो तो फिर डायरेक्ट लेने लग गई। तो इंसुलिन और मेडिसिन जो भी दवा खाते हैं जिससे कि वो ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है इंसुलिन और जो है वो डाइजेस्ट होने लगता है, थोड़ा शुगर मदद करता है। तो ये जो गोली है और जो इंसुलिन है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। पेनक्रियाज आपका दोबारा से वर्किंग में आ जाए। तो मैंने आपको एक बात कही थी, बॉडी के सभी सेल, सभी टिश्यू और सभी ऑर्गन रीजनरेट होते हैं। पहले मेडिकल साइंस इसको नहीं मानता था, लेकिन अब 2-1 वर्ष पहले पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस इस बात को मानने लगी है कि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने से डीजनरेट हुए बॉडी के सभी सेल रीजनरेट हो सकते हैं। मेडिकल साइंस मानने तो लगी है, किसमें? ब्रेन सेल में मानने लग गई, किडनी सेल में मानने लगी, ब्लड सेल्स में मानने लगी, लेकिन अभी पेनक्रियाज को रीजनरेट किया जा सकता है ऐसा नहीं मानते वो लोग। क्या उनके मानने से सब कुछ चलेगा क्या? ये तो थोड़े दिन बाद और कुछ बोलने लग जाते हैं। इसलिए सत्य शाश्वत है, उसमें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वालों को कितना सत्य पता है उसके ऊपर हमें अपने सारे विश्वास, सारे भरोसे हमें तय नहीं करने चाहिए, हम क्या माने क्या ना माने। अब शुगर के लिए क्या करें? एक तो
करो ना सब, कपालभाति कर दो शुरू। बहुत तो चालू कर रखा है बहुतों ने तो, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन कर रहे हैं अपना। जब 2 दिन में 1 से 2 किलो और किसी ने तो 2.5 किलो भी अपना वेट कम कर लिया है, तो वो खान पान पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। ये मेन चीज है शरीर की कि उसका सबसे ज्यादा लोड किसके ऊपर होता है? आंतों पर, लीवर पर, किडनी पर। ये 3 चीजें तो यहाँ है। जो भी खाते हैं सीधा आंतों में जाता है, आंतों से रस लेके लीवर को भेज देती है, लीवर पूरी बॉडी में भेजता है उसको, और सारी चीजें फिर जो ब्लड में जो भी गंदगी है सब साफ करने का काम किडनी के ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड होता है। इसलिए पानी 4 लीटर करीब पानी पीना दिन में, लिक्विड पानी से मीन्स लिक्विड, चाहे जूस के रूप में, चाहे छाछ के रूप में, चाहे पानी के रूप में, किसी भी रूप में, दूध के रूप में, लिक्विड 4 लीटर जाना चाहिए औसत, 3 से 4 लीटर, बच्चों को थोड़ा कम। इससे ज्यादा भी जाना खतरनाक है, किडनी को ओवरवर्क करना पड़ता है, वो भी ठीक नहीं है, और उससे कम भी ठीक नहीं है। इससे बीपी और तमाम दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी स्टोन आदि की। तो किडनी को ठीक रखिए, लीवर को ठीक रखिए, आंतों को ठीक रखिए, और फेफड़े, इनको भी बहुत काम करना पड़ता है सुबह से शाम तक, रात दिन 24 घंटे चलते रहते हैं। तो इसमें धुआं आदि मत डालिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है। 4000 प्रकार के जहर बता दिए डॉक्टर साहब ने आपको। अब शुगर के लिए कपालभाति शुरू कर दो सभी, कपालभाति। इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है, करते करते आने लगती है। एक बहन तो इधर बैठी है, क्या कौन सी, यही बैठी, बोले बाबा जी मुझे तो कपालभाति करती हूँ तो करते करते नींद आ जाती है, फिर आंख खोल के करती हूँ तो आंख ही बंद हो जाती है। मेरे को तो पानी रखा कर, छींटे मार के किया कर। हाँ, ऐसे कोई भी 10-15 मिनट कपालभाति करे तो नींद अपने आप आने लगती है। दूसरों की तो बात छोड़ो, मुझे भी आने लगती है। तो मैं तो बीच बीच में बोलता रहता हूँ, आंखें खोलता रहता हूँ। नहीं तो ऐसे 10-15 मिनट, आधा घंटा करो ना, अपने आप शून्य में चले जाते हैं, समाधि लग जाती है। शून्य का नाम ही सुख है। कोई चीज हमें शून्य में पहुंचा देती है। बहुत सुंदर संगीत, बहुत सुंदर सुगंध, बहुत सुंदर रूप, बहुत सुंदर स्वाद हमें शून्य में लेके जाता है। नशा ये शून्य में लेके जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम तो अपने आप ही शून्य में लेके जाता है, तो आपको नशा करने की जरूरत ही नहीं है। तो खैर, प्राणायाम में कपालभाति, जितना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना ही ज्यादा ग्लूकोज उसके साथ बर्न होगा। इसलिए भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ही ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को लेकर के जाएगा, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर बर्न होता रहेगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा, उतना ही शुगर कंट्रोल होगा। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाता है वो शुगर को कंट्रोल करता है। पेनक्रियाज के बीटा सेल रिएक्टिवेट होंगे, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, जिससे कि पेट जो है अपना उसको एक्सरसाइज मिले। बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, ये सारे जो है बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, मंडूकासन आदि, मयूरासन, जितने भी आसन हैं, योग मुद्रासन, जिससे कि पेनक्रियाज को जितनी गति मिलेगी उतनी उसको शक्ति मिलेगी। गति ही जो है वो शक्ति को पैदा करती है। फ्लो और ग्लो वाला नियम बताने थे डॉक्टर साहब अभी आपको। तो ये अब एक खास बात, आधा घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम करना जरूरी है किसी भी डीजनरेट हुए सेल को रीजनरेट करने के लिए, डीजनरेट हुए ऑर्गन को रीजनरेट करने के लिए, डीजनरेट हुए टिश्यू को रीजनरेट करने के लिए। सेल, मैंने आपको साइकिल बताया था ना पूरा, सेल, टिश्यू और आगे क्या बताया था, ऑर्गन और सिस्टम। इतना तो याद कर लो, इतने तो डॉक्टर बनी जाओ सब। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम, इसको आपको रीजनरेट करना है। तो आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, किसी भी उसमें। और जो डीजनरेट होने के साथ साथ जो शरीर के अंदर जैसे कैंसर, टीबी और जैसे तमाम ऐसे रोग हो गए, उनको खत्म करने के लिए कि शरीर आपका उस बीमारी को परास्त कर सके, उस बीमारी के जो रोगाणु हैं, कीटाणु, उनको मिटा सके, इसके लिए आपको आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब इसके अलावा ये तो एक इलाज हो गया योग वाला, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये सभी प्राणायाम इसमें लाभ करते हैं। आप देख भी रहे, शुगर
लेवल अपना चेक भी कर रहे हैं, कुछ को तो ग्लूकोमीटर लेकर के ही आए हैं। और खीरा करेला टमाटर का जूस तो आपको पता ही है, ये खीरा करेला टमाटर वाला जूस, इसमें सदाबहार के फूल डाल लो तो और ज़्यादा फायदा होता है सदाबहार के साथ। बाकी जो छोटे छोटे उपाय हैं जो है, चाहे वो जामुन है, चाहे वो करेला है, सूखा हुआ करेला का पाउडर भी खाते हैं, मेथी है, नीम है, कुटकी है, ये काली जीरी है, गिलोय वजन को कम करने के लिए और शुगर के लिए बहुत अच्छी है। मेदो हरबटी का मैंने सुबह बताया था आपको कि मेदो हरबटी उससे ठीक होती है, जो है मोटापा, उसमें भी गिलोय, त्रिफला, गुग्गल और शिलाजीत ये डालते हैं, एक्सेस फैट को मेल्ट कर देते हैं। गिलोय से काफ़ी लोगों ने अपना एक महीने में 10-10 किलो वजन कम किया है। मोटापे के लिए तो बहुत बातें मैं बता चुका हूँ, तो उसको फिर और थोड़ा बता देंगे, उसमें जो है इसके शुगर के बाद लेंगे, इस बड़ी बीमारी है, फिर हार्ट के भी बारे में बताएंगे। तो शुगर के लिए आहार के तौर पर जितना आप ये जो चावल खाना है, जैसे अब चावल जो है बिना पॉलिश किया हुआ है, इसको ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश में ये रिसर्च किया गया कि वहाँ जब से पॉलिश्ड चावल खाने लगे तब से कई गुना डायबिटीज के पेशेंट बढ़ गए। पहले लोग जो है वो जो लाल लाल होता है ना, साठी चावल, और उसके ऊपर पॉलिश नहीं उतारो ना तो अंदर से थोड़ा थोड़ा, हर एक चावल के अंदर थोड़ा रेडिश कलर का होता है। और आजकल तो अभी पतंजलि योगपीठ के अंदर ही हमने बहुत रिसर्च का काम किया है। एक चावल है जो डायबिटीज का चावल, डायबिटीज को ठीक करने के लिए दवाई के रूप में व्यवहार किया जा रहा है, उसकी हमने इस बार खेती करनी शुरू कर दी है और उसके ऊपर हमारा रिसर्च का काम करीब 1 साल में काफ़ी पूरा हो जाएगा। आगे हम कोशिश करेंगे कि लोगों को ये डायबिटीज़ ख़त्म करने वाला चावल खिलाया जाए, नहीं तो डायबिटीज़ वाले चावल से बहुत डरते हैं, वो चीज़ हो जाएगी तो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये कुछ बातें बताई, ये इसके लिए हर एक बीमारी के लिए जैसे है, तो इसमें एक्यूप्रेशर भी अच्छा लाभ करता है पेनक्रियाज के को एक्टिवेट करने में। बाएं हाथ की हथेली में रेखा के नीचे यहाँ आप दबाएंगे तो आपको दुखेगा वहाँ से। डायबिटीज़ के लिए जो है नेचुरोपैथ में क्या क्या करते हैं डॉक्टर साहब? श्रद्धेय स्वामी जी, डायबिटीज़ के लिए एक खास प्रकार का स्वामी जी मैं आटा तैयार किया हूँ जिसमें 15 अनाज होता है। जौ है, चना है, गेहूँ है, मूंग है, मोठ है, मसूर है, ज्वार है, ग्वार है, सोयाबीन है, कुल्थी है, अरहर है, मटर है। तो ये 15 अनाज ये अपने आप में इंसुलिन का काम करता है, क्योंकि इसमें खास प्रकार के कुछ जो रिसर्च हुए हैं कि इसमें अल्फा एमाइलेज इनहिबिटर, पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, ये ऐसे तत्व पाए जाते हैं। और एक पाया जाता है ग्लैक्टोमैनेस, ये जो धीरे धीरे आपके शुगर को रिलीज करता है शरीर में और वो मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। दूसरा इसमें एक और तत्व पाया जाता है टर्पन A5 स्ट्रैड प्रोटीन पॉलीसेक्राइड्स, तो ये भी उसी प्रकार से इंसुलिन की तरह काम करता है। तो ये 15 अनाज का आटा बहुत बहुत उपयोगी होता है। इसमें जैसे स्वामी जी ने कहा कि आसन और प्राणायाम और ये सब करें, उसके साथ ही आटा जोड़ दें, तो मैं कहता हूँ कि बस इससे जो है टाइप 2 डायबिटीज़ है वह शानदार तरीके से नियंत्रित हो जाता है। इसके अतिरिक्त टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होता है डायबिटीज़, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करके, क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के रोगियों को चेंज करना। बिना लाइफ स्टाइल को चेंज किए हुए आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए लाइफ स्टाइल में चेंज क्या करना है, एक तो ध्यान रखिए, कुछ नई बातें आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप लोगों को ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं होगा कि यह हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा पूरा सिस्टम है सूर्य के द्वारा चलता है, सूर्य के द्वारा संचालित होता है। सूर्योदय होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का उदय होता है, सनसेट होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का अस्त हो जाता है। दोपहर में सूर्य प्रचंड होता है तो उस मार्टंड की किरणों के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही शानदार होता है। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक है जो यहाँ पर ये देखिए भ्रूमध्य में जो आज्ञा चक्र है ना, यहाँ पर एक
खास प्रकार का ऑर्गन्स है जिसको बोलते हैं सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस। तो ये SCN सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है ना पूरे सिस्टम को हमारा कंट्रोल करता है। अब जैसे बहुत लोग क्या होता है कि रात्रि को 10 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, तो उस समय हमारा लीवर जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में बहुत सहयोग होता है, पैंक्रियास उसके मेटाबॉलिज्म में सहयोगी है, तो वो बेचारे डोरमेंट स्टेज में होते हैं। अब उस समय यदि आप खाना खाएंगे तो आपको डायबिटीज होगा ही, चाहे बढ़िया से बढ़िया खाना भी खाएंगे तो भी आपको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, मोटापा होने की संभावना बढ़ जाती है। जितने भी मेटाबॉलिक डिजॉर्डर हैं, क्योंकि डायबिटीज क्या है, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है, तो जितने भी मेटाबॉलिक डिजॉर्डर हैं, चाहे वो मोटापा है, चाहे जो है आपके हृदय रोग है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे अर्थराइटिस है, तो ये खाने का थोड़ा सा ध्यान रखें कि यदि रात्रि को खाना भी है तो फल खाएं। फल खाने से उतना हानिकारक नहीं होता है जितना ये अनाज खाने से। रात्रि को 8-9 बजे के बाद खाएंगे, 10 बजे के बाद खाएंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया जो है ना बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि आप सुबह के समय प्रातःकाल नाश्ता करें तो बिल्कुल हल्का, सूर्योदय हो रहा है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का उदय हो रहा है, जठराग्नि का उदय हो रहा है। दोपहर है उस समय अपना मौज के साथ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रात को जब सन सेट हो जाता है तो कम से कम भोजन करिए, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी, पाचन संस्थान भी हमारा सेट हो रहा है। तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को, जो सर्केडियन क्लॉक है हमारा, उसके ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे। और सुबह 4 बजे, 4:30 बजे उठने का कार्यक्रम, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार जैसे स्वामी जी करोड़ों करोड़ लोगों को ये जो है ना आज लोगों को जो है सबसे बड़ी जो एक दिया है संदेश, और लोग कर रहे हैं कि सुबह 4:30 बजे उठना है। क्योंकि 4:30 बजे उठना अपने, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा की जागने की वेला। ब्रह्मा जब जागता है तो आप सभी के अंदर वो ब्रह्म है, तो जब जागता है तो आपका पूरा सिस्टम जागता है। उस समय देखिए ना, मुर्गा बांग देने लगता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, बारों में मवेशी जो है रंभाने लग जाते हैं, और हम लोग सोए रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव तो है, लेकिन उसे हमने क्या कर रखा है कि दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब होता है। तो सुबह 4:30 बजे उठना ये अत्यंत जरूरी है, ताकि उस समय आपके स्वास्थ्य का सृजन होता है, जीवन का सृजन होता है, आनंद का सृजन होता है, आरोग्य का सृजन होता है, उल्लास का सृजन होता है। सुबह के समय हमने इतनी सारी पुस्तकें लिखी है, हमने सारा लेखन का काम सुबह के समय किया है। जैसे परमात्मा बिठा करके, जैसे कि एकदम फ्लो ऐसा चलता है जैसे कि वो लिखवा रहा है अपने हाथों से, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन और ओजन का कॉन्सेंट्रेशन इतना शानदार होता है कि आपको नेगेटिव थिंकिंग आ ही नहीं सकता है, हमेशा पॉजिटिवनेस से भरे रहते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मा की जागने की वेला है, इसे अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिए। कुछ भी हो जाए सुबह उठिए, भले आप बाद में सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह जरूर उठिए, वो ब्रह्म मुहूर्त। तभी हमारा जो है हम कहने योग्य हो सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, आई एम आत्म ब्रह्मा। तो इसलिए जो है ये ध्यान में रखना है कि भाई सुबह उठना, योग करना। एक तो शरीर को देखिए, आप लोगों के शरीर को, सभी के शरीर को वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हम 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटा हम व्यायाम अवश्य करें, एक्सरसाइज अवश्य करें, प्राणायाम अवश्य करें, योग अवश्य करें। जैसे स्वामी जी ने बताया, ये स्वामी जी की बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ विश्व का इतना अनमोल देन कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, कभी उसके चुकाया नहीं जा सकेगा, जो प्राणायाम के रूप में हमें दिया है। और लोग आकर कहते हैं कि इस प्राणायाम के द्वारा डायबिटीज को कैसे ठीक किया जाता है, कि जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि हर एक सेल्स में एक पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्राणायाम से एक्टिवेट होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो ग्लूकोज को धारण करने में, ग्रहण करने में अत्यंत सक्रिय हो जाते हैं। ये डायबिटीज के लिए इतना अद्भुत प्रयोग है, इतना अनोखा प्रयोग है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना, इस प्राणायाम और ये जो हमने आटे की रोटी बताई, मैं तो अपने यहाँ भी, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं रहा वहाँ लोगों ने इसको खूब अच्छी बिक्री भी की।
अभी यहाँ हमने शुरू नहीं किया है स्वामी, ये सब यहाँ बातें शुरू करेंगे। नो अनाज का तो आपको उपलब्ध कराते हैं। हमने देखा है ये 9 अनाज का आटा और 4 अनाज का जो दलिया देते हैं। मैं करीब 10-15 साल पहले अहमदाबाद में था, तो वहाँ एक वैद्य जी बोले, वैद्य जी एक वो देते हैं, दलिया देते हैं और उससे लोगों का मोटापा और शुगर ठीक हो जाता है। तो हमने सोचा ये कैसे हो सकता है। तो वैद्य जी से हमने आदमी लगाया, तो वैद्य जी बता के ही ना दे, क्योंकि वैद्य जी उसको 3-4 गुना रेट में देते थे लोगों को दवाई करके। तो बता देंगे तो वैद्य जी को सोचा कि भाई उनका धंधा कम हो जाएगा। तो हमने उसके पीछे जो है लगा करके लोग और उसका पूरा पता करवाया, तो पाया गया उसमें 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तिल, और यही आरोग्य दलिया आपको उपलब्ध कराया जाता है। और इससे लाखों लोग अपनी शुगर को और अपने वेट को कंट्रोल करते हैं। लाखों लोग इसका सेवन करते हैं। ये दलिया शायद 50 टन दलिया बनाने की यहाँ कैपेसिटी है रोज, और जो है खूब लोग इसका सेवन करते हैं। इससे इसको क्या करना पड़ता है, 50 ग्राम ये दलिया करीब 500-700 ग्राम पानी में पकाना पड़ता है धीरे धीरे। इतना टेस्टी होता है। और ये धीरे धीरे इसका जो है ना, जो शुगर है ना, वो धीरे धीरे ब्लड में आता है, तो एकदम से शुगर का लेवल बढ़ता नहीं है आपका, और आपका ठीक रहता है। तो ये तो दलिया। 9 अनाज जो है अभी गेहूं, बाजरा, फिर जवार, गेहूं, बाजरा, जवार, मकई, और ये सोयाबीन, चना, चौलाई, सिंघाड़ा और जो ये 9 अनाज मिला करके ये जो है आरोग्य आटा आपको उपलब्ध कराते हैं। इसका भी बड़ा अच्छा असर देखा 4 चीज़ों के ऊपर: मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल और पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। शाकाहारियों को अक्सर बोलते हैं ना कि भाई इसमें तो विटामिन जो है B12 की कमी हो गई है, इसके अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी हो गई है, विटामिन जो है D की कमी हो गई है, विटामिन D4 की कमी हो गई है। धूप में थोड़ा बैठना ज़रूरी है, ये सब लोग याद रखो। आजकल ये 2 चीज़ों की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, विटामिन डी और विटामिन B12। तो एक तो धूप में आधा घंटा कम से कम, अब क्या करें, शहर वालों को तो ये सौभाग्य ही नहीं मिलता। सब एयर कंडीशन घरों में बैठे रहते हैं गर्मी के अंदर, और सर्दी के अंदर जो है वो हीटर लगा के बैठे रहते हैं। सर्दी में थोड़ा बहुत निकल भी लेते हैं, किसी को बालकोनी आदि में जगह मिल जाए, नहीं तो लोगों के घरों में वही दिक्कत आ गई। तो ये 2 चीज़ें बहुत, और इसके कारण से अर्थराइटिस, इसके कारण से कैंसर जैसी बीमारियां भी होने की संभावना रहती है। तो खैर विटामिन जो है 4 के लिए और विटामिन B12 के लिए ये थोड़ा सा दूसरा विषय आ जाएगा। शुगर वाले पेशेंट कभी भी जूस ना पिया करें, कोई भी चीज़ जो जाकर के तुरंत, क्योंकि जो भी लिक्विड चीज़ होती है वो जाके ब्लड में घुल जाती है और एकदम से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। उससे आपकी किडनी को, आपकी आंखों को, आपके हार्ट को बहुत खतरा हो जाता है। मैं पहले कह चुका हूँ कि करीब 30 से 40% लोगों की किडनी के ऊपर असर होता है, उसकी तो 2-3% लोगों की तो फेली हो जाती है उसमें, और धीरे धीरे करके फेली होनी होती है जो असर हो गया। 30 से 40% लोगों की किडनी के ऊपर, 80% लोगों की आंखों के ऊपर, फिर नर्वस सिस्टम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जूस ना पिए डायबिटीज वाले रोगी, इस बात का ध्यान रखें। फलों का रस, फलों का भी रस जो है उसमें भी एक साथ, जो ज़्यादा मीठा जूस है, अब जैसे मान लीजिए आपने जामुन का जूस पिया, वो तो दवाई हो गई इसकी। आपने थोड़ी मात्रा में जो है सेव का जूस पिया, थोड़ी मात्रा में तो ज़्यादा, लेकिन आप सेव खाइए ना, तो सेव खाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे शुगर सेव का डिजोल्व होगा। आप सेव का जूस पिएंगे तो एकदम से जाके घुल जाएगा। तो ये अंतर है। तो इसलिए शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं उनको कोई भी, जैसे शिकंजी एकदम से पिया आपने, शरबत एकदम से पिया, जाके भीतर घुल गया। और शुगर तो वैसे ही बहुत, भाई कोई जन अभी बता रहे थे, तो शुगर के लिए आपको कुछ बातें बताई। अब मोटापा के लिए जो आपको गोमूत्र से लेकर के, मेदोहर से लेकर के, अश्वगंधा के पत्ते भी 3-3 सुबह दोपहर शाम खाली पेट खाए जाएं, और ये दलिया जो अभी मैंने बताया खाली इसी का सेवन किया जाए,
सप्ताह में 3 दिन ये एक बार खा लो, फिर 2 सप्ताह छोड़ करके, महीने में 2 बार, मैंने 2 बार अश्वगंधा के पत्तों का प्रयोग किया जाए, एक सप्ताह, सुबह दोपहर शाम 3-3 पत्ता अश्वगंधा के पत्ते। अश्वगंधा के पौधे यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ले जाना घर में लगा लेना। अश्वगंधा के पत्ते सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ खा लें, 3-3 पत्ते 2 बार या 3 बार खाने से पहले सुबह शाम। और खाने के तौर पर कुछ ना खाएं, खाली एक दलिया खाएं जो आपको बताया अभी, नमक और मीठा बंद कर दें। तो 15 से 20 किलो वेट हमने कम किया है एक ही महीने के अंदर, 15 से 20 किलो। और आपने 2-3 महीना प्रयोग कर लिया तो आपका 30, 40, 50 किलो वेट कम हो जाएगा, जितना भी ज़्यादा है। सुन लो जो मोटी मोटी बहनें हैं, इतना ही तो ज़्यादा है ना, 30, 40, 50 से ज़्यादा तो किसी का 51 किलो भी है, किसी का ज़्यादा, क्योंकि किसी का 60 किलो होना चाहिए और 110-15 किलो पहुंच गया है। अश्वगंधा के पत्ते ऐसे जैसे तुलसी के पत्ते खाते हैं ना, ऐसे उसके पत्ते को ऐसे रगड़ लो, उसको रगड़ लो हथेली में और निगल जाओ बस। छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उनको चबा के खा सकते हैं। तुलसी के पत्तों को चबाने में दिक्कत है थोड़ा, हाँ है जी, ज्यादा से ज्यादा नहीं, 3-3 पत्ते खाने 7 दिन तक खाओ, फिर बंद कर दो, 7 दिन के बाद फिर खा लो, तो महीने में 2 बार हो गया। और यही दलिया ही खाओ, दलिया बहुत है, और जूस पी लो लौकी का थोड़ा, तो इस दलिया में तो सब कुछ आ गया, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, अजवाइन, तिल, और टेस्टी होता है। और नमक और मीठा टोटली बंद। आप देखना इसमें थोड़ी आप हरी सब्जी मिला सकते हो, ऐसा। ये तो हमने हजारों लोगों पर खुद प्रयोग किया, और कुछ लोगों को हमने पर्सनली वाच करके प्रयोग करवाया। 15 से 20 किलो वेट एक महीने में कम होना आश्चर्य की बात लगती है। और कहीं ऐसा नहीं कि चमड़ी ढीली हो गई हो, रिंकल्स पड़ गए हो कहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो आपका वेट कम हो रहा है, लेकिन आपको हार्मलेस वेट लॉस, ये डेफिनेशन हमारे वेट कम करने की। मसल्स आपके कमजोर नहीं होने चाहिए, चमड़ी लटकनी नहीं चाहिए, आपकी कमजोरी नहीं आनी चाहिए शरीर के अंदर, खून की कमी नहीं होनी चाहिए। भूखे रह करके वजन कम करते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, फिर पड़ते रहते हैं, चक्कर आते रहते हैं, वो वाला काम नहीं। अनुलोम विलोम भी कर लो साथ साथ, कपालभाति करते करते थक गए होंगे। मोटापा के लिए आपको गोमूत्र का प्रयोग बताया, मोटापा के लिए आपको अश्वगंधा का प्रयोग बताया, मेदोहर बटी का प्रयोग बताया आयुर्वेद की दृष्टि से। और योगाभ्यास में 10 व्यायाम आपको बताए, 10 व्यायाम, 10 सूक्ष्म व्यायाम, और प्राणायाम में से कपालभाति सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें, और अनुलोम विलोम। कपालभाति सबसे ज़्यादा काम करता है, आपने देख लिया है। 10 व्यायाम और 10 सूक्ष्म व्यायाम हाथ पैरों वाले, जो आराम आराम से, बस एक ही है इसमें, लंबे लंबे श्वास, लंबे श्वास। जितना लंबे श्वास लेंगे उतनी जो है, उतना ही सब बीमारियों में लाभ होता है इसमें। पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है, मेटाबॉलिज्म। All your dog. मेरा 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ेगा। मुझे आप 1 किलो मीठा खिला दीजिए। अब तो मैंने कम कर दिया, बचपन में शौक था, क्योंकि माँ ने, बचपन में जो माँ खिलाती है वो आदत बन जाती है। हमें वो गोंद के लड्डू खिलाए तो आदत पड़ गई मीठा खाने की, अब छोड़ दिया हमने। तो आप 1 किलो हमको आप मीठा खिला सकते हैं, कोई ऐसा परीक्षा करना चाहे तो। हमारा 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ेगा। क्यों? 1 किलो हमने मीठा खा लिया, 2 किलो दूध पी लिया, और हमारा वजन नहीं बढ़ा, क्योंकि हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है। हमने नमक भी खा लिया तो हमारा बीपी नहीं बढ़ा, शुगर खा ली तो हमारी शुगर नहीं बढ़ी, घी खा लिया हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। ये मेटाबॉलिज्म बॉडी का अच्छा होना चाहिए। तो योगाभ्यास से आपको जो 10 व्यायाम बताए, 10 सूक्ष्म व्यायाम और ये प्राणायाम बताया, बस इतना ही कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। खैर, मोटापा के लिए बाकी जो सब प्रयोग हैं वो आपको पहले बता चुके हैं। और आहार के ऊपर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो फैट, अनाज कम कर दें, शाक सब्जियां सलाद इसको ज़्यादा बढ़ाएं, ये ज़रूरी है। दाल खा सकते हैं आप। अब मोटापा के लिए लौकी का जूस और ये सब आपको पहले ही बता चुके हैं।
पेट ठीक होना, कब्ज ना होना वो ज़रूरी है, उसके लिए सब बातें बता चुके हैं आपको। पेट को ठीक रखने के लिए और हार्ट के लिए अनार का बहुत अच्छा प्रयोग है। शुगर नहीं है, थोड़ी मात्रा में तो शुगर वाले भी खा सकते हैं। अनार, एक तो हमने सुना बचपन से, एक अनार 100 बीमार। क्या क्या ठीक करता है अनार? पुराने से पुरानी खांसी को ठीक कर देता है, पुराने से पुराने कोलाइटिस को ठीक कर देता है, कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस के लिए तो इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं। पेट कितना ही खराब हो रहा हो, 2-4 आप इतना सा दाना अनार का खा लीजिए। मैंने तो हजारों लोगों पर प्रयोग किया है। तबीयत खराब होती है, भूख नहीं लगती है, इंडाइजेशन है, जी में चलाता है, गैस बनती है, कोई भी पेट की बीमारी है। और डॉक्टर साहब ने प्रयोग किया है कोलेस्ट्रॉल के लिए है जी, हार्ट के रोगियों पर, हार्ट के रोगियों पर भी बड़ा अच्छा इसका असर है, बहुत उपयोगी होता है ना। बहुत उपयोगी होता है। तो अनार जो है पहले हिंदुस्तान में कम मिला करता था, अब तो बहुत मिलने लग गया है। अनार जबरदस्त चीज है पेट के लिए। कभी भी आपका पेट ऐसे कभी कभी पेट गड़बड़ हो जाता है, ट्रैवलिंग में गड़बड़ हो जाता है, कुछ गलत खा पी लिया उससे गड़बड़ हो जाता है, कभी ठीक से सोने को नहीं मिला उसका भी पेट पर, सब चीज़ों का पेट पर असर आता है। अनार से आपका पेट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और क्या फायदे हैं डॉक्टर साहब अनार के? अनार के सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड से लंबे कीड़े होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे कान पकड़ कर निकाल बाहर करता है। देसी अनार जो होता है ना, वो इतना उपयोगी होता है, तो जिनके पेट में कीड़े हैं उन कीड़ों को बाहर निकालने का इतना सशक्त माध्यम है ये। और पपीते का बीज, पपीते के बीज से तो हेलमासिड सेना जो है ना, पेट की कीड़ों की दवा बनती है, तो उसको जो है सुखा करके और फिर जो है ना उसको हम ये देते हैं। दूसरी बात, डायबिटीज़ के लिए कुछ शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब फल कौन कौन से खाने चाहिए, तो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बहुत सारे फल परमात्मा ने दिए हैं, जिसमें जामुन है, पपीता है, टमाटर बहुत अच्छा रहता है। टमाटर मोटापा के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा रहता है। आप सुबह 3-4 टमाटर खा लें उबाल करके, तो हमारे शरीर में एक खास प्रकार के जो है ना ऐसे रसायन बनते हैं जिनको बोलते हैं PPY, एक खास प्रकार का रसायन है, और ग्लूकेगन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1, जो दिमाग को तुरंत संदेश देता है कि भाई पेट बिल्कुल फुल हो गया, अब खाने की जरूरत नहीं है। तो वजन को कम करने में ये टमाटर और डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में टमाटर का बहुत बड़ी भूमिका है। उसी प्रकार से सेब आप खा सकते हैं, सेब बहुत अच्छा रहता है डायबिटीज़ के लिए, पपीता बहुत अच्छा रहता है, जामुन बहुत अच्छा रहता है। तो गुठली भी खा सकते हैं, पहले फल खा लो, आप गुठली रख लो। और इसके अतिरिक्त जो है ना, ये खीरा, ककड़ी, ये सब बहुत अच्छे फल हैं। और जैसे से कंट्रोल नियंत्रित आता जाए शुगर, तो फिर आप अनार भी खाइए, अनार भी बहुत अच्छा है, धीरे थोड़ी धीरे थोड़ी मात्रा में। आलू बुखारा, प्लम्स, आरू, ये सब खट्टे फल, जो खट्टे फल हैं, आरू है, आलू बुखारा है, नाशपाती है, तो ये सब जो है ना थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी ने जो कही ना कि फाइबरस वाला आहार जो है ना जरूर लीजिए। फाइबर्स वाले आहार मोटापा को भी नियंत्रित करते हैं और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करते हैं। एक हमने रोगियों को मैं प्रयोग कराता हूँ, खाना खाने के 45 मिनट पहले एक सेव खा लें, तो उससे हमारा लीवर एक खास प्रकार के एंजाइम सीक्रेट करता है, जो भी आप खाएंगे उसे इंस्टेंट एनर्जी में बदल देता है, जिसके कारण ना तो आपका मोटापा बढ़ता है और ना जो है शुगर बढ़ेगा। तो इसलिए जो है ना, खाना खाने के घड़ी से देखकर 45 मिनट पहले ये एक सेव खाना बहुत ही उपयोगी होता है, जो लीवर को एक्टिवेट करके और वह खास प्रकार के एंजाइम को सीक्रेट करता है, जो उसके मेटाबॉलिज्म में बहुत शानदार तरीके से भूमिका अदा करता है। अब तो सब लोग ये भी मानने लग गए कि ये डॉक्टर साहब की आजकल कहते हैं सलाद पहले खाओ। हाँ, सलाद हल्का, अब हम क्या भारी पहले खा लेते हैं तो पूरा पेट जो है वो सारा काम उसी में लग जाता है ना। तो इसका दो मैंने समझा, वैसे तब ये नई नई मान्यताएं आती रहती हैं कि आप जितना हल्की चीज़ें पहले खा लेंगे तो अड़ंगा खाने से बच जाएंगे। एक बार कोई किसी ने रिसर्च पेपर छापा, बोला पानी पीजिए आप खाने से पहले। अरे भाई ये ठीक नहीं है, अगर पेट भर जाएगा, अरे भाई तो फिर वैसे कम खाना।
पेट भर जाएगा फिर पानी खाना कम खाएगा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ उल्ट-पटांग रिसर्च भी चलती रहती है, सब चक्करों में मत पड़ा करो। जैसे आजकल चल रहा है हर 2-2 घंटे में खाइए, तो आदमी दिन भर खाता ही रहेगा, काम कब करेगा? खेती कब करेगा, व्यापार कब करेगा, बिजनेस कब करेगा, काम कब करेगा? हर 2-2 घंटे में खाइए। और इसमें स्वामी जी अंकुरित अनाज बहुत अच्छा रहता है, हाँ। स्प्राउटेड जो है ना, अंकुरित, ये अच्छा है। अंकुरित अनाज जो है ना डायबिटीज और मोटापा दोनों को ही कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। क्योंकि ध्यान रखिए कि जो डायबिटीज को कंट्रोल करेगा ना वो मोटापा को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि दोनों का बहुत गहरा संबंध है। और खास करके टाइप 1 डायबिटीज। और एक जो स्वामी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट धूप स्नान लेना, क्योंकि उसे टाइप 2 डायबिटीज, खास करके इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज जो है ना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे शरीर में विटामिन डी का अभाव होने से। ये टाइप 2 डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण अभी लेटेस्ट कई विश्व के प्रयोगशालाओं में ये प्रयोग हुआ है कि टाइप 2 डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण हमारे शरीर में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। और उसे पूरा किया जा सकता है 45 मिनट धूप स्नान के द्वारा प्रतिदिन। क्योंकि जब धूप स्नान लेते हैं ना तो आपके त्वचा के ठीक नीचे एक तत्व होता है जिसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो सूरज की किरणों को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है और आपके अंदर कोलेकैल्सिफेरॉल ये बनाता है। ध्यान रखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, कैल्शियम की गोली खाते हैं, लेकिन कैल्शियम की गोली तभी उपयोगी हो सकता है जब आप धूप लेंगे। धूप स्नान के बिना कैल्शियम बिल्कुल निरर्थक हो जाता है, वो शरीर में जाकर के और बीमारियां पैदा करता है, जगह जगह जमा होकर के डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। तो इसलिए धूप स्नान बहुत जरूरी है कैल्शियम के लिए, तभी वो कोलेकैल्सिफेरॉल बनेगा, अर्गोकैल्सिफेरॉल बनेगा, जिसको विटामिन D3 बोलते हैं। तो इसे आप ध्यान रखें। और विटामिन B12 के लिए भी कुछ बता दीजिए। और विटामिन B12 के लिए वैसे माना जाता है कि भाई मांसाहार से विटामिन B12 मिलता है, लेकिन एक बहुत बड़ी रिसर्चर डॉक्टर मूर ने कहा है कि ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। विटामिन B12 आपको स्प्राउटेड से, अंकुरित जो धान्य है, अंकुरित जो मूंग है, मोठ है, मसूर है, ज्वार है, भले ये सब करते हैं ना अंकुरित जो है, तो उसमें विटामिन B12 पैदा हो जाता है। ये जो मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य पुस्तक है उसमें समूचा दिया हुआ है कि एक दिन अंकुरित हुआ तो कितना विटामिन B12 पैदा हो जाता है। उसमें इतना ही नहीं, उसकी एंजाइम एक्टिविटी पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त मुंह में भी विटामिन B12 हमारे पैदा होते हैं। और सबसे दी बेस्ट दही इसका बहुत अच्छा स्रोत है, दूध इसका बहुत अच्छा स्रोत है, मिल्क प्रोडक्ट इसे जरूर आप लीजिए, क्योंकि हम लोगों के लिए मिल्क प्रोडक्ट बहुत ही विटामिन B12 का सबसे सुंदर स्रोत है, तो उसका जो है प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ जिसे लोग कहते हैं, कई लोग खाते नहीं हैं उसको कि वो मांसाहार है, लेकिन वो मांसाहार नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं आपके खुम्भी जिसको बोलते हैं वो क्या उसको मशरूम B12 का खजाना है, बहुत पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 उसमें मिलता है। इसी प्रकार से एक ईस्ट मिलता है, ब्रेवर्स ईस्ट, ये विटामिन B12 का शाकाहारियों के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। तो ईस्ट और ये मशरूम विटामिन B12 का खजाना है और इसको जो है आप प्रयोग कर सकते हैं और इसका आप लाभ उठा सकते हैं विटामिन B12 की दृष्टि से। क्योंकि विटामिन B12 डिफिशियंसी होती है तो हिंदुस्तान में पर्निशियस एनीमिया जो है ना, खास करके ये एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन B12 से सीधे जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो है संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रयोग से, इस प्रकार से प्रयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं आप। ये जो खून की कमी वाला प्रश्न है ना, ये बहुत लोगों को है। पहले तो जो लोग ऐसा मानते थे भाई इसको खाने पीने को नहीं मिल रहा इसलिए खून की कमी हो गई। अब मैं देखता हूँ खाते पीते घरों में ही करीब 90% लोगों को खून की कमी है। माताओं बहनों में तो कई जगह तो 100% कोई नहीं तो 50% तो कम से कम खून की कमी। इसमें एक तो कपालभाति प्राणायाम से किडनी से एरिथ्रोपोएटिन पैदा होता है, जो हमारे बोन मैरो के अंदर। खून कहाँ बनता है? खून पेट में नहीं बनता है, खून बोन मैरो के जो टॉप भाग हैं, जो बड़े जॉइंट्स हैं, इनके यहाँ ऐसे यहाँ बनता है।
यहां उस बोन मेरो में स्टिमुलेशन किससे आता है? एरिथ्रोपोइटिन से। एरिथ्रोपोइटिन किससे? किडनी के ठीक होने से पूरी मात्रा में बनेगा। उसको ठीक कौन करेगा? कपालभाति। फिर जो पोषक तत्व हैं जिसमें आयरन से लेकर के दूसरे जितने भी उस ब्लड के कंपोनेंट्स बनाने में जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत है वो किससे मिलेंगे? आंत और लीवर से। तो कपालभाति, लीवर, आंत, किडनी जो तीनों हीमोग्लोबिन बनाने में मुख्य सहयोगी हैं। और ऑक्सीजन की बड़ी भूमिका है जो है बोन मेरो के अंदर स्टिमुलेशन लाने में, तो ऑक्सीजन। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम करने वाले को कभी भी खून की कमी नहीं होगी। ये एक बड़ी बात आपको बता दी है। ये छोटी सी बात लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, और जिसने भी किया है उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा है। आप में से प्राणायाम करके कितने लोगों ने अपने हीमोग्लोबिन बढ़ाया है? जो चेक करते हैं उनको पता लगता है ना। हाथ हिलाना जरा। माताओं बहनों ने तो करीब करीब सभी ने बढ़ा लिया है, और भाइयों ने भी। जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा है, 5 6 7 रहा करता था और उससे ऊपर आ गया, 5 6 7 से ऊपर कितना था? 6। और पीछे वाली बहन का है 5 6 7। और अब कितना रहता है? उसका तो 13.5 हो गया था, 12, 12.5। और सबका ये खास बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना। जो भी प्राणायाम करेगा ना, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहेगी। बाकी जो आहार के बारे में तो आपको बताया रखा है। आहार जो गेहूं का जवारा सबसे अच्छा होता है इसके लिए। बाकी जितनी भी हरी सब्जियां हैं, लौकी है और गाजर है, ये सारी चीज़ें, पालक है, मेथी है। बच्चों को ना ये चीज़ें, आजकल कुपोषण 2 तरह से हो रहा है। एक तो न्यूट्रिशन एजुकेशन ना होने से, स्वस्थ दिखने के चक्कर में, सुंदर दिखने के चक्कर में स्वास्थ्य के नियमों को ताक पर रख देते हैं। स्वास्थ्य को ताक पर रख दिया, और वो न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है, और आदत ठीक नहीं है। बच्चों को आदत ही नहीं डाली हमने। आजकल बच्चों को क्या खाना प्रिय है? बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। अब बच्चों की आदत कब बनती है? 5 साल की उम्र तक बच्चों की आदत बनती है। बच्चों को 5 साल की उम्र तक टीवी से दूर रख लिया तो समझ लेना आपका बेटा महापुरुष बन जाएगा। 5 साल तक उसको टीवी से दूर रखिए। और जब वो गर्भ में होता है तब प्रेग्नेंट लेडीज को भी टीवी नहीं देखना चाहिए। जब तक बच्चा गर्भ में होता है और माँ यदि प्रेग्नेंट टीवी देखती है तो आपका बच्चा मर्डर करना सीखेगा, रैप करना सीखेगा, चोरी करना सीखेगा, डकैती करना सीखेगा। वो आदमी नहीं, वो शैतान और हैवान बनेगा। इसलिए जब प्रेग्नेंट होते हैं लेडीज तो इस बात के ऊपर ध्यान दें, वो टीवी से दूर रहें। क्योंकि एक साल में हम हजारों मर्डर, हजारों रैप और तमाम तरह की दूसरी चीजें देखते हैं। उस क्रुएल्टी का, हिंसा का और तमाम तरह की उन गलत चीजों का प्रभाव आपके गर्भ में पल रहे, आपकी कोख में पल रहे, आपकी संतान पर होता है, बेटा बेटी पर होता है। ये बहुत खतरनाक चीजें हो रही है। तो बच्चों को आहार की और सब चीजों को ठीक रखना है ना, तो ये तो 16 संस्कारों की परंपरा है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता, यदि एक सामान्य व्यक्ति भी, जहां पर नहीं तो नेचुरोपैथ और तमाम जगह बड़े बड़े सेठ लोग जा करके अपना इलाज करा पाते थे। मैंने कोई नेचुरोपैथ का नाम ले तो बोले भैया तो सेठ लोगों की इलाज कराने की जगह है, जो खा खा करके मोटे हो जाते हैं और फिर वहां जा करके बहुत मोटे पैसे खर्च करते हैं और वहां से पतले होकर के आते हैं, वहां भूखे रखते हैं। ऐसा नहीं है। आज योगग्राम में साधारण गांव के आदमी भी आकर के अपना इलाज ले रहे हैं, और हर वर्ष जो है ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब उसकी कैपेसिटी डबल करनी पड़ रही है। अगले साल तक डबल कैपेसिटी हो जाएगी, लोगों को 2-3 महीने की वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। योगग्राम के बारे में कुछ 2-5 मिनट कुछ बताना है तो बताइए। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा का एक अनुपम अद्वितीय केंद्र है, जिसमें हाईटेक, इसको हमने नाम दिया हाईटेक नेचुरोपैथी। यानी इसमें विश्व के जितने भी आधुनिकतम साधन हैं, संसाधन हैं, उन सब का जो है व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को हर दृष्टि से लाभ मिल सके। और वहाँ पर
खास करके जो अर्थराइटिस के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं, प्राइमरी स्टेज ऑफ कैंसर है, प्राइमरी स्टेज ऑफ किडनी फेलियर है, उन सबको जो है बहुत शानदार वहाँ पर रिजल्ट आता है और करीब करीब काफ़ी ठीक होते हैं। पेट संबंधी बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट है और वहाँ पर हम किसी प्रकार की दवा नहीं देते हैं। मूल चीज़ जो है आपके अंदर ही वो ताकत है, क्षमता है जो आपको स्वस्थ कर सके। ऑटो हीलिंग सिस्टम, ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम, ऑटो रिवाइटलाइजिंग सिस्टम, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम, ये सारा ऑल आर विद इन योर बॉडी, ये सभी है। और उसको जगाने के लिए वहाँ पर सुबह से शाम तक बिल्कुल आश्रमीय जीवन वहाँ जीना पड़ता है, ऋषि मुनियों की तरह जीवन जीना पड़ता है। सुबह लोग उठते हैं, जैसे आप लोगों के स्वामी जी के सानिध्य में जो है सारा, क्योंकि स्वामी जी की ही देन है वो केंद्र, स्वामी जी के द्वारा ही निर्देशित है, स्वामी जी द्वारा ही संचालित है। तो इसलिए यहाँ भी वहाँ भी वही नियम और पूरी कड़ाई के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ पालन किया जाता है। वहाँ हमने कहा जो इसको पालन नहीं कर सकता है तो उसको हम रखते भी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ आने के पहले हम पूरा जो है चेकिंग करते हैं कि खाने पीने में कोई गड़बड़ी साधन तो लेकर के नहीं आए हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हो तभी हम उनको इतना शानदार रिजल्ट दे पाते हैं और वो लोग जो है पूरे स्वस्थ होकर, यानी ये आप आश्चर्य करेंगे कि ये पहला केंद्र है कि स्वामी जी के आशीर्वाद से पूज्यास्पद अपने आचार्य जी के जो है निर्देशन में करीब 90%, 95% लोगों को जो है परिपूर्ण रूप से लाभ होकर के जा रहा है और एक भी रोगी हमारा असंतुष्ट नहीं मिलता है। आप किसी भी रोगी जो एक बार आ गया है वो एक रोगी कम से कम 50 रोगियों को लेकर के आता है। अभी तो हमारे पास उतना हमारे व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, तो इसलिए हमको कई बार जो है मना भी करना पड़ता है। तो ये एक अद्वितीय अनुपम केंद्र विश्व का जो अपने ढंग का है और इतना विशाल स्तर पर 200 एकड़ में फैला हुआ, इतना प्रकृति के सुरम्य गोद में, और सबसे बड़ी बात है कि उस शिवालिक पहाड़ियों पर जो हमारे प्राचीन अरण्यवासी ऋषियों की जो वाइब्रेशंस है, उनकी जो एक तपस्या की जो है भूमि होने के कारण वो जो मिलता है वो अद्वितीय है, अनुपम है, जो रोए रोए में स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्यशील समता को आविष्ट करता हुआ हमें जो है सही अर्थों में स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करता है। तो आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि जब भी मौका मिले एक बार, क्योंकि ये आरोग्य का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा पिलग्रिम्स है, हेल्थ पिलग्रिम्स, जिसे एक बार अवश्य जो है आकर के देखना चाहिए और समझना चाहिए कि बिना दवाई कैसे ऐसे असाध्य रोगों का इलाज होता है जो कहीं नहीं होता है। सारी चिकित्सा पद्धतियां जब चूक जाती हैं तो वहाँ पर ये प्राकृतिक चिकित्सा शुरू होती है और फिर भी प्रकृति की शरण में आने से वहाँ पर परिपूर्ण रूप से लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो ये अपने आप में एक अद्वितीय केंद्र, अनुपम केंद्र है, जहाँ पर एक ऐसे प्रयोग हो रहे हैं आदमी के नव निर्माण का, स्वास्थ्य के नव सृजन का। और आप आश्चर्य करेंगे, अभी जैसे आपके जो ना आपके वहाँ पर अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भर्ती हैं, उनकी पत्नी को एक ऐसी बीमारी थी जो कहीं ठीक नहीं हो रही थी, वो उनको लेकर के आई हैं और अभी वो भर्ती हैं। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ी जो है ये है, और उन्होंने कई रोगियों को भेजा, कई विदेशियों को भेजा। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा की एक जो है ना अनुपम जो है, क्योंकि वहाँ पर पूरा आपके जीवन के रूपांतरण का एक अद्वितीय प्रयोग हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जिससे हम सही अर्थों में स्वस्थ राष्ट्र को, एक अच्छे चरित्रवान राष्ट्र को हम विकसित कर सकें। जो स्वामी जी का सपना है, स्वामी जी का लक्ष्य है, स्वामी जी का उद्देश्य है, स्वामी जी जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और उन्हीं का वह केंद्र जो है उसमें निरंतर सतत प्रयोगशील है और प्रयोग कर रहा है और उसका लाभ भी मिल रहा है बहुत अद्वितीय ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय करीब 200 लोगों की वहाँ उपचार की व्यवस्था है। अगले साल तक हमारा प्रयास होगा कि करीब 400 लोगों तक के उपचार की व्यवस्था वहाँ पर की जा सके। तो ये अगले साल गर्मियों तक उसको तैयार इस रूप में कर दिया जाएगा। और ये भी एक आश्चर्य है दुनिया का कि योग ग्राम करीब श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने 80 दिनों में बना करके तैयार किया है, आप सोच भी नहीं सकते। और आज जो उसकी छटा है वो अपने आप में निराली है। डॉक्टर नीरज जी हमारे बीच में आए
और उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभवों से सबको लाभान्वित किया। एक बार उनका पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। प्राकृतिक चिकित्सा के जो श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, शीर्ष चिकित्सक हैं, और उनकी ख्याति, उनकी प्रतिष्ठा विश्व भर में उनके अपने अनुभव से है, उनके अपने सेवाओं से है। ऐसे आयुर्वेद की परंपरा के उस श्रेष्ठ साधक को, चिकित्सक को सबकी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा व पूरे देश को ही नीलाम करके कुछ भ्रष्ट, बेईमान व देश के गद्दार लोगों ने लगभग 400 लाख करोड़ रुपए लूट करके देश विदेश में काले धन के रूप में जमा कर दिए तथा अब भी लगभग 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाओं की लूट हर रोज जारी है। चारों तरफ लूटपाट, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार व तबाही का मंजर है। साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी, अधिनायकवादी व भोगवादी पश्चिम के अन्यायपूर्ण विकास के मॉडल व वर्तमान केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण 1% से भी कम लोगों का देश के संपूर्ण संसाधनों व संपत्ति पर एकाधिकार कायम हो गया। देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग 20 रुपए से भी कम में बेबसी व लाचारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। शासक शोषक व भक्षक बने हुए हैं। लोकतंत्र को नोट तंत्र व भ्रष्ट तंत्र बना दिया है। महंगाई, गरीबी, भूख, कुपोषण व बेरोजगारी से पूरा देश बदहाल है। 30 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर देश के आम व गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। डीजल, पेट्रोल व गैस आदि से लेकर साबुन, शैम्पू व साइकिल आदि पर 30 से 50% टैक्स लगाकर गरीब जनता के साथ सरकार घोर पाप, अन्याय व जघन्य अपराध कर रही है। चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई है। घनघोर निराशा भरे वातावरण में पूरे देश में एक स्वर सुनाई देता है कि अब इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इस भ्रष्ट व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता। लेकिन भारत स्वाभिमान आंदोलन से करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं और हम श्रद्धेय स्वामी जी और आंदोलन की ओर से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम ये लूटा हुआ 400 लाख करोड़ रुपए भी देश को दिलाएंगे तथा आगे से लूटने से भी बचाएंगे। हम किसानों, जवानों, मजदूरों और वंचितों, दलितों, वाल्मियों व आदिवासियों को न्याय दिलाएंगे तथा करोड़ों बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाकर एक शक्तिशाली भारत बनाएंगे। बस कुछ लोगों को लगभग 2 वर्ष का समय निकालना पड़ेगा। अब निराश होकर बैठने का समय नहीं। कुछ लोगों को तो साहस करना ही होगा। आप मात्र 2 वर्ष का समय दीजिए। हम आपको एक स्वस्थ, समृद्ध, वैभवशाली, खुशहाल भारत देंगे। हम सभी जाति वर्ग व मजहब के लोगों को न्याय दिलाएंगे। सत्ता को भी बदलेंगे व व्यवस्था को भी बदलेंगे। जिनके दिलों में परिवर्तन की अग्नि ज्वाला बनकर धधक रही है और गली सड़ी व्यवस्था से घृणा व नफरत करते हैं और इसे किसी भी कीमत पर बदलना चाहते हैं, उन सभी देशभक्त, जागरूक, समर्थ भाई बहन जो शहीदों व महापुरुषों का भारत बनाना चाहते हैं, साथ ही वे वंचित, साधनहीन, दबे कुचले, अपमानित, बेबस, लाचार व मजबूर लोग जिन्हें व्यवस्था ने हमेशा से सताया व दबाया है, उन दलितों के कुछ नेता तो दौलतमंद हो गए, परंतु उन गरीबों को आज तक भी आर्थिक व सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया है। हम इन सब आम व गरीब लोगों की हक की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे तथा खुद को व हिंदुस्तान को खुशहाल बनाएंगे। जो भी राष्ट्रभक्त भाई बहन आंदोलन के जन जागरण, सत्ता परिवर्तन व व्यवस्था परिवर्तन हेतु राष्ट्र सेवा के ईश्वरीय कार्य में अपने जीवन के लगभग 2 वर्ष का समय अर्पित करना चाहते हैं या पूर्णकालिक सेवावृत्ति के रूप में सेवा देकर
देशवासियों को सामाजिक व आर्थिक न्याय दिलाना चाहते हैं, वे तत्काल भारत स्वाभिमान के मुख्यालय में फोन से संपर्क करें अथवा ईमेल करें। भारत स्वाभिमान मुख्यालय, फोन 01334 248888, 248 999, 241 289, 241 290 और 240008। मेल भारत स्वाभिमान हेड ऑफिस @gmail.com।